इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए शरद पवार जिस तरीके से पार्टी पर अपना पूरा होल्ड बनाए रखते हैं, उस तरीके का होल्ड अगर हम देखें तो उनके बाद ग्राउंड लेवल पे अजित पवार जो हैं उनका होल्ड हमें दिखाई देता है। आखिर एनसीपी क्या है? एनसीपी का गढ़ है वेस्टर्न महाराष्ट्र, रूरल बेस। तो वो जो आवाज़ें हैं रूरल एरियाज से या जो रूरल चीफ्टन्स हैं, एनसीपी ऐसा कोई आइडियोलॉजी से बंधा हुआ या बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ऐसा पक्ष नहीं है। एनसीपी को अगर हम देखें तो लोकल चीफ्टन्स, वहाँ के जो लोकल स्ट्रॉन्ग मैन हैं, उन सब की इकट्ठा की गई पार्टी एक अम्ब्रेला बैनर में जो शरद पवार ने अपने हाथों से इकट्ठे रखी है। अपनी वजह से वो उन सबको इकट्ठे बांध पाए हैं। कोई भी नेता ले लीजिए, चाहे जयंत पाटिल ले लीजिए, चाहे दिलीप वळसे पाटिल ले लीजिए, कोई भी नाम उठा के देख लीजिए, छगन भुजबल, ये नेता अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि अपने एरिया से खुद चुन के आए। तो एनसीपी का स्ट्रक्चर ही पूरी तरह से ऐसा है कि जो शरद पवार ने अपने कंधों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक ली है और इसीलिए पिछले कुछ सालों से जो उनका सक्सेशन प्लान है उस पे भी काफी अटकलें लगाई जा रही है। वो इसी वजह से, अगर हम देखें तो काडर के मन में जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो अजित पवार के लिए निश्चित ही बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जब अजित पवार के पर्सनल एस्पिरेशंस के बारे में बात होती है, जब अजित पवार किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कहते हैं कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ, 2024 में क्यों, मैं आज भी बनने के लिए तैयार हूँ, तो काफी चर्चाएं उमड़ पड़ती है कि इसके पीछे बेसिस क्या है, क्या उनके पीछे इतने सारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं। तो हम देखें तो पक्ष पर उनका जो होल्ड है वो शरद पवार के बाद अजित पवार का है। ये काडर भी बताएगी हमें, नेता भी ऑफ रिकॉर्ड बात करते हुए बताएंगे। तो अभी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अगर कोई ऐसा सक्सेशन प्लान बनता है जिसमें नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सुप्रिया सुले को दी जाती हैं, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अजित पवार को दी जाती है, तो पक्ष वैसे भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से तो सुप्रिया सुले खुश हैं कि वो एक एमपी हैं, दिल्ली में काफी सारे वो मुद्दे उछालती हैं। द्वंद नहीं है क्या? जैसा अगर मैं थोड़ा सा जाऊं, शिवसेना वाला एक थॉट आता दिमाग में कि वहां पर राज ठाकरे थे, वहां पर उद्धव ठाकरे थे, राज काफी हद तक ऐसे थे जिनका होल्ड काफी दिखता था, रिजेम्बलेंस दिखता था, फ्लैम्बायंसी दिखती थी। वहीं पर उद्धव थोड़े से म्यूटेड थे, थोड़े शांत थे, लेकिन जब आया मामला तो वो उद्धव के हाथ में आया, फिर पार्टी में स्प्लिट भी हुआ। और क्या उसी तरह की चीज यहां भी है, या आप कह रहे नहीं यहां मामला बहुत साफ है, सुप्रिया को पता है उनको क्या चाहिए या क्या हो सकता है और अजीत के लिए चीजें साफ हैं? देखिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से साफ साफ हैं। जिस तरीके से शरद पवार का होल्ड है, अगर वो होल्ड कम पड़ जाता है या वो खुद कहते हैं कि मैं अब ये नहीं बागडोर संभालूंगा, तो क्लियरली उसके रेपरकशंस पक्ष के लिए हैं। लेकिन ठाकरे और पवार, अगर हम ये दो फैमिलीज कंपेयर करें तो पवार फैमिली कंपैरेटिवली क्लोज नेट है। जैसा हमने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में द्वंद्व देखा जो कि रास्तों पे उछला और फिर पूरा पक्ष ही जैसे फूट गया बीच में से, वैसा हम शायद एनसीपी के बारे में ओपनली ना देखें। अभी कुछ भी अटकलें लगाना बहुत मुश्किल है महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल, लेकिन थोड़ा सा वहां पे टसल होना लाजमी है, मैं समझती हूँ। लेकिन ठाकरे परिवार जैसी पार्टी फूटेगी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कंपैरेटिवली पवार कुटुंब जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजनेट है। यही अब कल के अनाउंसमेंट से ही देखते हैं, इन 4 लोगों को तो हर कोई बता रहा है कि इन 4 लोगों तो पक्का मालूम था। तो इससे हमें पता चलता है कि चाहे वो जो कुछ भी कहें, पर्सनल एस्पिरेशंस इनकी जो कुछ भी हो, जो शायद क्लैश कर रही हो पक्ष के ओवरऑल दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ इट फैमिली तो वो इकट्ठे आएंगे। चलिए, इसमें एक सवाल थोड़ा सा और मेरे मन में, मैं तिवारी साहब से पूछ लेता हूं। तिवारी साहब की जो पवार साहब हैं, अजीत पवार साहब, वो एक बार पहले भी जा चुके थे, एक दिन की सरकार बना चुके थे, फिर से उस तरह की अटकलें आ गई, तो थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि किस तरफ क्या निर्णय ले लेंगे, किस तरफ कहां झुक जाएंगे। और यह भी माना जाता है कि पिछली बार भी जब वो गए थे उसमें शरद पवार की सहमति नहीं थी, इस बार भी शायद अगर इस तरह की अटकलें लग रही हैं तो पवार साहब पर उसका प्रेशर होगा कि क्या ये कोई ऐसा निर्णय तो नहीं ले ले। तो क्या ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है पार्टी के अंदर? कुछ हद तक वो हो सकता है
विपिन जी, लेकिन जो अभी विनया जी बोल रही थी ना कि पवार फैमिली ज्यादा क्लोजनेट है, पवार फैमिली वाकई उन दोनों में आप क्लियर डिफरेंस दिखता है उद्धव यानी ठाकरे परिवार और पवार परिवार में। वहां पर दोनों भाइयों की लड़ाई, दोनों चचेरे भाइयों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में वर्चस्व को लेकर के थी। यहां स्पष्ट है कि एक को दिल्ली देखना है और दूसरे को महाराष्ट्र देखना है। दोनों में पिछले सुप्रिया जी तो 2006 से दिल्ली की राजनीति में चली गई है ना, राज्यसभा सदस्य बन करके, तो और पवार उसके बहुत पहले से यहाँ महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं को संभालते आ रहे हैं। तो जिस तरह से, और दोनों के क्षेत्र में कहीं कोई हस्तक्षेप है नहीं। हो सकता है महाराष्ट्र की कुछ महिला कार्यकर्ता संपर्क में होंगी, ज्यादा संपर्क में होंगी सुप्रिया जी के, लेकिन सुप्रिया का जो होल्ड है, उन्होंने जो अपना होल्ड बनाया है, चाहे दक्षिण के नेता हो, चाहे उत्तर के नेता हो, या दिल्ली में बैठ, अगर इतनी क्लियरिटी है तो फिर शरद पवार साहब ये एकदम, अगर वो ऐसा लेके आए कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं या दे रहा हूं, उसके बाद 3 दिन का होल्ड आ गया, फिर तो उन्हें क्लियर कट अपना एक सक्सेशन प्लान सुना देना चाहिए था। इतना सस्पेंस करके क्या हासिल होगा? सर वो अपनी तरफ से, विपिन जी, वो अपनी तरफ से नहीं सुनाना चाहते। वो कांग्रेस की तरह से परिवारवाद का ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ, वो कोई कमेटी होगी जो सीधे डिमांड करेगी कि भाई इनको आप बना दीजिए अपना कार्याध्यक्ष राष्ट्रीय, और इनको आप डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी चलेगी। ठीक है, ये संदेश देना चाहते हैं। राइट, गॉट योर पॉइंट सर। श्रीवास्तव साहब से एक कमेंट ले लेता हूं। श्रीवास्तव साहब, तो अगर पवार साहब हटते, मान लीजिए फैसला आएगा एक आध दिन में, लेकिन वो हटने का फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो फिर कौन संभालेगा एनसीपी की कमान? देखिए कि शरद पवार जी का व्यक्तित्व खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नहीं है। ये तो एक दायित्व है जो उन्होंने लिया हुआ है, पर उनका जो राजनीतिक आधार है और जो उनकी राजनीतिक छवि है वो इससे बहुत ऊपर है। तो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में बनी है, उन्होंने इसका बीज बोया है और वही इसका संचालन भी कर रहे हैं। आज हम सब लोग भी जो जुड़े हुए हैं तो आदरणीय पवार साहब के कारण ही पार्टी में काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे मौके पर, जैसा कि प्रेडिक्शन किया जा रहा है, क्योंकि चर्चा करने के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लोग बातचीत कर सकते हैं अपने विचारों से, और मुझे लगता है कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना शायद बहुत जल्दबाजी होगी। और जहां तक बात शरद पवार जी, अजीत पवार और सुप्रिया जी के बारे में जो आप बात कह रहे हैं, मैं पूरी बातों से असहमत हूं। इन लोगों में इतने अच्छा संवाद है, हम लोग तो दिन प्रतिदिन साथ काम करते हैं, संवाद है, एक दूसरे को समझने की जो क्षमता है वो मैं सोचता हूँ कि दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, इशारों में बात हो जाती है। तो श्रीवास्तव साहब, मतलब अगर मान लीजिए सक्सेशन प्लान आता भी है तो क्या फिर वैसा ही आएगा कि अजीत जी संभालेंगे महाराष्ट्र को, सुप्रिया जी राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी को देखेंगी? मैं सोचता हूँ आज तो अजीत पवार तो महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं और उनके साथ तो पूरी 126 तीनों पार्टियों के नेतृत्व कर रहे हैं। वो तो है, आज तो है ही वो नेता महाराष्ट्र के। इस पे क्या कहीं कमी है? और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि हर बार 2019 की बात की जाती है, कभी ये भी तो देखिए कि वो अगर उधर गए थे तो पवार साहब के इशारे तो वो इधर भी तो आ गए, और उसके बाद फिर क्या आज तक उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर श्रीवास्तव साहब, उधर जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आगे अच्छी बात है, लेकिन उधर चले जाना बहुत बड़ी बात है ना। और फिर चीजें बैठी नहीं परिप्रेक्ष्य में, अगर बैठ जाती तो शायद ना भी आते। पर भाई साहब आप ये भी तो देखिए, गए थे तो खाली हाथ तो नहीं आए ना। वहां से जो उनका एक पॉलिटिकल इंटेंशन था, उस पॉलिटिकल इंटेंशन को उन्होंने अचीव किया। ये क्यों नहीं कहते आप? कई बार राजनीति में फैसले लेना होते हैं, तो इसमें आप ये क्यों नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी को लोचा हुआ? भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक तो कमेंट बनता है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। विश्वास जी, देखिए 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने इलेक्शन साथ में लड़ा था। उसके बाद में हमारी सरकार भी बननी थी, लेकिन शिवसेना ने हमारे साथ में धोखाधड़ी की। उसके बाद में जो परिस्थिति निर्माण हुई, महाराष्ट्र में एक स्टेबल सरकार देना जरूरत थी। उस समय जब अजित पवार ने हमें यह यकीन दिलाया कि वो अपने साथियों के साथ आ रहे, सरकार बन सकती है, तब सरकार बनी। अब जब ये सरकार बनी, अब शरद पवार अभी आफ्टर थॉट कह रहे हैं कि उन्होंने क्या वो गलत किया। अगर गलत किया तो उन्होंने वापस उनको एनसीपी में क्यों लिया, उन्हें क्यों नहीं दंडित किया?
मेरे ख्याल से ये एक सोची सूझी उनकी राजनीति है। और जैसा विनय जी ने कहा, शरद पवार जो भी करते हैं कहते हैं उसका जो आकलन है वो 48 घंटे के बाद में होता है। इसलिए अभी कुछ भी कहना ये कोई सोची हुई रणनीति नहीं होगी। पाठक साहब, अभी जो थोड़े दिन पहले अटकलें चली, पोस्टर लग गए, पवार साहब ने मतलब अजीत जी ने क्या आपको फिर से कोई आश्वासन दिया था कि चलिए अगर कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नीचे आता है तो हम हैं आपके साथ? देखिए, आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के पास 161 विधायकों की संख्या है। अगर मान लो 16 डिस्क्वालीफाई भी होते तो हमारे पास में 145 146 विधायक है और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में रिक्वायर्ड मेजोरिटी होती है 136 की। इसलिए हमें किसी की चिंता नहीं है, हमें कोई थर्ड पार्टी की आज आवश्यकता नहीं, हमारे पास मेजोरिटी पर्याप्त है। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी है, अगर कोई मोदी जी के विचारों से प्रभावित होता है और बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है तो वो हमारे शर्तों के ऊपर आ सकता है, हम उसका स्वागत करते हैं। जैसे आसाम में सोनोवाल जी आए और सोनोवाल जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार वहां पे चल रही है। आज स्थिति ऐसी है कि लोग कोई शरद पवार के पीछे नहीं है, आज पूरा देश, जवान, ये सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से आकृष्ट हो गए हैं। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं। हम शरद पवार कहते हैं, लेकिन इतने साल के बाद भी 50-55 के बाद वो विधायक चुन के नहीं लाए जी। बाकी सभी लोगों ने श्रीवास्तव साहब कुछ कह रहे हैं जी, बड़े पॉइंट सुन लेते हैं, नहीं बना पाए। श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं जी। मैं ये पूछा था पाठक जी से कि अगर उनका इतना चमत्कारिक व्यक्तित्व है कि सारे लोग बहुत प्रभावित है, कर्नाटक में क्या हुआ? जो लोग जिन्होंने वहां पर 30-30 साल तक आपकी पार्टी को, चलिए अभी कर्नाटक पे जाएंगे सर तो दूसरी तरफ मुड़ जाएगी नहीं, मुझे क्योंकि थोड़ा ब्रेक लेना है। जी, ये प्रश्न है ना कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को उनके साथी क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, छोड़ के चले गए? बताइए, ऐसे मौके पे छोड़ के गए और आप कह रहे चमत्कार। मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पर 4 बार 5 बार किसी को मौका देने के बाद में हम यंग लोगों को भी मौका देते हैं। जो शरद पवार ने कहा कि आपको रोटी को घुमाना है, हमारे पार्टी में घुमाने की प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद में अगर कोई जाता है तो हम उसका ज्यादा विचार नहीं करते हैं, हम विचार उन लोगों का करते हैं जो नए लोग हैं, नए लोग कुछ करना चाहते हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। ये तो एनसीपी की विशेषता है कि 82 ईयर्स तक एक ही अध्यक्ष होता है, नो सक्सेशन प्लान। उसके बाद में अजीत दादा पवार है, उनके बच्चे भी तैयार हो गए, अभी उन्हें समझ में आ रहा है दैट देयर शुड नॉट बी एनी ग्रीड, वन शुड स्टेप डाउन एट द एज ऑफ 82। ये कौन सा? देखिए, परिवारवाद वाली जो पार्टी होती है उनके पास ना कोई कार्यक्रम होता है, न कोई उनके पास में कुछ प्रोग्राम होता है। एनसीपी ने क्या किया है? एनसीपी ने केवल मात्र जितने भी नेता लोग हैं, नेता को इकट्ठा किया है। डकॉइट टाइप की पार्टी है, इनके पास कोई विचारधारा नहीं, कोई सक्सेशन प्लान नहीं है। पाठक जी, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। अभी एपीएमसी के जो चुनाव हुए, अगर सब कुछ इतना अच्छा है और आप जैसा कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी इतनी बेहतर नहीं है, तो फिर ये परिणाम ऐसे क्यों आ गए? कहाँ खड़े हैं आज आप महाराष्ट्र में? आज मैं आपसे कहता हूं कि एपीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी को 40 जगह सफलता मिली है। चलिए ठीक है, हम उसमें भी आएंगे, उस बातचीत को कंटिन्यू। ठीक है, हम इस आगे के चुनावी समीकरण पे भी बात करेंगे। अभी ये कार्यक्रम का एक हिस्सा और बाकी, लेकिन ब्रेक लूं उससे पहले मैंने, क्योंकि अब ये देखिए, ये भी अटकलें हैं, बातें सुनने में ये भी आई कि एनसीपी के कुछ प्रमुख नेता जो हैं वो पवार साहब से मिलने पहुंचे और बाकायदा उन्होंने विचार रखा कि जो अजीब सी परिस्थिति बन रही है उसमें हमें बीजेपी के पास जाना चाहिए। अब कितना सच है कितना नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के राजनीति के गलियारों में क्या चर्चे रहे वो आप बताएंगी। जी, ये तो सच बात है और काफ़ी सारे नेताओं ने ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन में भी ये कहा भी है कि पिछले कुछ दिनों से ये प्रयास भी लगातार चल रहा था कि एक गुट है नेताओं का जो ये प्रेशर बनाए रखे हुए है एनसीपी में अंतर्गत तरीके से कि शायद हमें कुछ और विचार करना चाहिए, शायद हमें भाजपा के साथ जाना चाहिए। तो पिछले हफ्ते तक तो ये बातें बिल्कुल चल रही थी एनसीपी में। हमें भाजपा से भी सुनने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, ना किसी और पक्ष से सुनने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो इतना भी आपको बता सकती हूँ कि इन अंतर्गत चर्चाओं की वजह से महाविकास आघाड़ी की जो
एकजुट है, इसके बारे में भी काफी सारी चर्चाएं नेता, कांग्रेस के नेता हों या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हों, वो भी काफी सारी बातें करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस ने तो ये भी मन बना रखा है कि शायद 2024 तक एनसीपी साथ आए ना आए, इसके ये हमें प्लान ए प्लान बी तैयार रखना है। तो एक तरीके से ऐसी भी अटकलें थी कि काफी प्रेशर बनाया जा रहा था पवार साहब पे, और जिसकी वजह से वो खुद ऐसा नहीं चाहते कि अपना पॉलिटिकल करियर जो है इस टप्पे पे आके छोड़ दें जहां पे वो बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे। तो ये सब बातें पिछले हफ्ते भर तक काफी भरसक तरीके से चल रही थी। अब शरद पवार ने जो कल बम फोड़ा है सब लोगों के लिए, इसके चलते इन बातों ने थोड़ा सा बैक सीट लिया है जरूर, लेकिन ये बातें एक सबटेक्स्ट की तरह अभी भी पक्ष में चल रही हैं। चलिए, तो काफी कुछ हो रहा है इस समय महाराष्ट्र के अंदर, काफी इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति। पवार साहब ने लिटरली, जैसे विनय ने कहा, एक बम ही फोड़ दिया है, और उसका जो धमाका है, आवाज है, चमक है, वो चारों तरफ बिखरी है। उन्हीं से हम अलग अलग कयास लगा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद थोड़ा इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब है पॉलिटिकल पार्टीज तो उनके पॉलिटिकल फॉल आउट्स होंगे,